नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज हम इतिहास का चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ेंगे। कल हमने चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा। आज हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को पढ़ेंगे। इसे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सहायक सामग्री है 9th क्लास की सोशल साइंस की, उसे ही हम पढ़ रहे हैं। अगर आप इसके ये सारे पॉइंट्स ठीक से क्लियर कर लेंगे तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप परीक्षा में आसानी से पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप में समाजवाद। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए। क्या परिवर्तन आए फ्रांसीसी क्रांति के बाद विश्व में, उसे हम जानेंगे। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने में 3 अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ: उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। तो 3 विचारधाराएं पनपी: उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। अब हम पढ़ेंगे रूढ़िवादी के क्या विचार हैं। रूढ़िवादी जो विचारधारा है ये क्या कहती है? ये कहती है उदारवादियों और परिवर्तनवादियों का विरोध करती है, अतीत का सम्मान करती है और इसमें बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। ये चाहते हैं बदलाव तो हो लेकिन धीमे से हो, बहुत तेज ना हो। आगे करते हैं शुरू। उदारवादियों के मुख्य विचार क्या हैं? उदारवादियों के मुख्य विचार क्या हैं? पहला विचार, सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना। अनियंत्रित सत्ता के विरोधी हैं ये। व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर हैं। व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में। ये कहते हैं कि जो सरकार चुनी गई है लोगों द्वारा, वो सरकार काम करे, उसके पक्ष में है ये। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट का अधिकार के पक्ष में ये रहते हैं। तो उदारवादी क्या चाहते हैं कि जो वोट देने का अधिकार है ये 18 वर्ष, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या कहता है? 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वोट देने का अधिकार। लेकिन ये चाहते हैं कि उसके स्थान पर संपत्ति धारकों को, संपत्ति धारक मतलब जिनके पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, सिर्फ वही वोट दें। ये चाहते हैं उदारवादी। आगे चलते हैं। परिवर्तनवादी क्या चाहते हैं? परिवर्तनवादियों का मुख्य विचार क्या है? उनका मुख्य विचार है, परिवर्तनवादियों का मुख्य विचार क्या है? एक मिनट, ये हाँ, इसको मैं कर दूं हाईलाइट। बहुमत आधारित सरकार के पक्ष, यानी कि जिसका बहुमत हो उसकी सरकार बननी चाहिए, ये परिवर्तनवादी कहते हैं। बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकार का विरोध। ये कहते हैं कि जो बड़े जमींदार हैं या पैसे वाले लोग हैं, उनको जो फ़ायदे, उनको जो अधिकार मिले हुए हैं, विशेष अधिकार मिले हुए हैं, वो नहीं मिलने चाहिए। परिवर्तन चाहते हैं ये, उनकी जो सत्ता है वो ख़त्म होनी चाहिए। संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध, लेकिन निजी संपत्ति का विरोध नहीं। ये चाहते हैं जो संपत्ति है किसी एक व्यक्ति के पास ना रहे, यानी कि संपत्ति बहुत सारी जो है एक व्यक्ति के पास रहती है, वो नहीं होनी चाहिए और वो उसका विरोध करते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है खुद की, तो उसका वो विरोध नहीं करते। लेकिन वो बहुत संपत्ति अगर जोड़ता है, अथाह संपत्ति, जैसे आजकल हमारे उद्योगपति बहुत सारी संपत्ति जोड़ते हैं, उनके पास बहुत करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, तो इसका विरोध करते हैं। इतनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला है इनका पॉइंट, महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन। ये परिवर्तनवादी चाहते हैं कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब जो ये दौर था रूसी क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई उस समय, जो ये दौर था, ये सामाजिक और आर्थिक बदलावों का दौर था। इसमें सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे थे और आर्थिक परिवर्तन भी हो रहे थे, और इसमें औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम, यानी कि उद्योगों का विकास होता चला गया,
बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित हो गए, तो उसका क्या परिणाम हुआ? काम की लंबी अवधि, काम की लंबी अवधि, यानी कि बहुत सारा काम मज़दूरों से लिया जाने लगा और मज़दूरों को कम मजदूरी दी जाने लगी, और कम मजदूरी दी जाने लगी, बेरोज़गारी भी फैलने लगी। ठीक है। आवास की कमी, लोगों को आवास की कमी, रहने की जगह भी कम होने लगी। साफ़ सफाई की व्यवस्था ने लोगों को इस पर सोचने पर विवश कर दिया। मतलब काम के घंटे बढ़ गए, मजदूरी कम हो गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, रहने की जगह नहीं है, साफ़ सफाई भी नहीं है। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें दुष्परिणाम औद्योगिक क्रांति के सामने आने लगे। आगे चलते हैं। समाजवादियों के मुख्य विचार। समाजवादी क्या कहते हैं इस बारे में? समाजवादी कहते हैं निजी संपत्ति का विरोध। ये कहते हैं जो लोग निजी प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं वो सही नहीं है, और सामुदायिक समुदायों की रचना। रॉबर्ट ओवेन ने कहा सामूहिक समुदायों की रचना करना, लोग मिलजुल कर अपना समुदाय बनाएं और उसमें अपने हितों के लिए कार्य करें। अगला पॉइंट है इसका, सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देना। लुई ब्लॉक, ये लुई ब्लॉक ने कहा सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देना, लोग मिलजुल कर उद्यम लगाएं और काम करें। उसके बाद अगला पॉइंट, सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। जो सरकार की सारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, उस पर पूरे समाज का स्वामित्व हो और नियंत्रण हो। ये सब बात किसने कही? समाजवादियों ने। तो ये समाजवादियों के विचार थे। परिवर्तनवादियों के विचार हमने पढ़े, उदारवादियों के विचार और रूढ़िवादियों के हमने मुख्य विचार तो पढ़े। ये विचारधाराओं को हमने पढ़ा। आगे पढ़ेंगे हम। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। समाजवादी यानी कि पूरे समाज, जो संपत्ति है पूरे देश की, उस पर समाज के लोगों का नियंत्रण हो, स्वामित्व हो, उस पर उनका कब्जा हो, समाज के लोगों का, समाज का। तो 1870 तक आते आते पूरे यूरोप में यह विचार फैल चुका था। फरवरी में 1917 में राजशाही के पतन से लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे तक की घटनाओं को रूसी क्रांति कहा जाता है। और 1870 तक आते आते लोगों में विरोध फैलने लगा। जो लोग निजी संपत्ति इकट्ठी करते थे, उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, संपत्ति को वो अपने कंट्रोल में रखते थे, अपने पास अथाह संपत्ति रखते थे, तो वो सब उनको लोगों को लगा ये गलत है, ये संपत्ति तो समाज की है, समाज के लोगों की है और उन पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। और धीरे धीरे ये विरोध होने लगा। और फरवरी 1917 से ये क्रांति शुरू हुई, जिसमें ज़ार को हटा दिया गया गद्दी से, राजशाही का पतन कर दिया गया। और अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे की घटना को रूसी क्रांति कहा जाता है। तो इस प्रकार रूसी क्रांति ऐसे समय में आई कि पूरे जो राजशाही उसका पतन हो गया और उस पर समाजवादी लोगों का कब्जा हो गया। इसे रूसी क्रांति कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। रूसी समाज। रूसी समाज 20वीं सदी के शुरुआत में रूस लगभग 85% जनसंख्या खेती पर निर्भर थी। 20वीं शताब्दी यानी कि 1900 से लेके आगे उसको 20वीं शताब्दी कहा जाता है। 1900 से शुरू करते हैं, 1901, 1902, 1903, इसको 20वीं शताब्दी कहा जाता है। तो इस समय में लगभग 85% जनता जो थी ये खेती करती थी और कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, जहां काम की दशाएं बेहद खराब थी। जो कारखाने थे ये बड़े बड़े उद्योगपति की निजी प्रॉपर्टी थी, उनकी लगाए हुए कारखाने, वहाँ पर काम करने की दशाएं बेहद खराब थी। काम करने की दशाएं मतलब जहाँ पर लोगों को कम मजदूरी मिलती थी, ज़्यादा काम करना पड़ता था। एक काम को बहुत सारे काम एक आदमी करता था, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और बेरोज़गारी भी ज़्यादा थी। तो ये सब काम की दशाएं थी। वहाँ पर कोई उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, साफ़ सफाई नहीं थी, रहने की व्यवस्था नहीं थी। ये सारी जो दशाएं थी, कंडीशंस थी, बड़ी ख़राब थी। यहाँ के किसान समय समय पर अपनी
समय समय पर सारी ज़मीन अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन में बांटता था। तो किसान जो थे अपनी सारी ज़मीन यहाँ पर रहने वाले कम्यून जिसको मीर कहा जाता था, एक गांव के जो किसान हैं अपनी सारी ज़मीन को मीर यानी कम्यून को सौंप देते थे और वो जो कम्यून था वो हर परिवार की ज़रूरत के हिसाब से उसको ज़मीन बांटता था। यानी कि अगर किसी के पास बहुत ज़मीन है तो वो ज़मीन कम्यून को दे देगा, मीर को दे देगा। कम्यून यानी मीर को दे दी ज़मीन और मीर उसको दूसरे लोगों में जिस पे ज़मीन नहीं है उनको बांटेगा ताकि उनकी ज़रूरत पूरा हो जाए। कम्युनिस्ट, ये कम्यून शब्द है, इससे कम्युनिस्ट जुड़ा है यानी कि समाजवादी, समाज के लोगों के लिए। ठीक है, तो जो गरीब लोग हैं उनको भी ज़मीन मिल गई, जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन मिल गई। और मिली कहाँ से? जो बड़े किसान हैं जिनके पास ज़मीन है उनके द्वारा उनको ज़मीन मिल गई। और दी किसने? कम्यून यानी कि मीर ने उनको ज़मीन बांटी। आगे चलेंगे। रूस में एक निरंकुश राजशाही था। निरंकुश राजशाही मतलब एक निरंकुश राजा था जो तानाशाह था, किसी की सुनता नहीं था, ऐसा राजा था। 1904 में ज़रूरी चीज़ों की तेज़ी से कीमतें बढ़ने लगी। अब जो कम पैसा कमाता है वो तो वो चीज़ खरीद नहीं पाएगा, तो उसको बड़ी परेशानी होने लगी। मजदूर संगठन भी बनने लगे जो मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे। जब कीमतें बढ़ने लगी तो मजदूरों ने अपना अलग संगठन बना लिया और वे विरोध करने लगे, राजा से विरोध करने लगे कि ये सुधार होना चाहिए, इतनी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, हमको बहुत परेशानी हो रही है, हम कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकते हैं अपने खाने पीने की, हमारे पास इतनी आय नहीं है। तो उनको बड़ी दिक्कत होने लगी, भुखमरी फैलने लगी लोगों में। और भुखमरी जब फैलेगी तो लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे सरकार के खिलाफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी दौरान मजदूर संगठन बनने लगे तो मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे। मजदूर संगठनों ने कहा मजदूरों की जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाया जाए। इसी दौरान पादरी गोपेन के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल के सैनिकों ने हमला बोल दिया। मजदूरों ने एक जुलूस निकाला जिसको लीड कौन कर रहे थे? पादरी गोपेन कर रहे थे। और जो उसको लीड कर रहे थे, तो इस घटना में जार के जो सैनिकों थे उन्होंने उस पर हमला बोल दिया और इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए। कितने मारे गए मजदूर? 100 लोग मारे गए, 100 मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है खूनी रविवार क्या है, इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे पादरी गोपेन के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के सैनिकों के हमले में लगभग 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 घायल हो गए। इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। सारे देश में हड़तालें होने लगी। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। सारे देश में हड़तालें होने लगी, सारे देश में हड़ताल हो गई। उसके विरोध में मजदूर मारे गए 100 से ज़्यादा और 300 घायल हो गए। तो सभी मजदूर थे उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए, कॉलेज स्कूल सारे बंद कर दिए गए। लोगों ने वहाँ पर जाना बंद कर दिया, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स ने बंद कर दिया जाना, टीचरों ने जाना बंद कर लिया, सभी ने विरोध करना शुरू कर दिया। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना कर ली। जितने भी वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे और मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग थे काम करने वाले, उन्होंने देश के अंदर संविधान सभा जो सरकार बनाने की जो गवर्निंग बॉडी है, सभा है, उसके गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना कर ली कि देश के अंदर सुधार लाना चाहिए, राजा को हटाना चाहिए। आगे चलते हैं। जार एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा के गठन पर सहमत हुआ। जार जो राजा था, जिसका नाम राजा था जार, उसने ड्यूमा के गठन पर सहमति तो दे दी। जब लोगों ने यूनियन बनाई, यूनियन ऑफ यूनियन, तो उन्होंने जार ने संसद ड्यूमा के गठन पर सहमत हो गया। लेकिन
मात्र 75 दिनों के भीतर ही पहली ड्यूमा, 3 महीने के भीतर दूसरी ड्यूमा को उसने बर्दाश्त कर दिया। यानी कि 75 दिनों के भीतर पहली ड्यूमा, 3 महीने के भीतर दूसरी ड्यूमा को उसने बर्दाश्त कर दिया, रद्द कर दिया। उसके बाद तीसरे ड्यूमा में उसने रूढ़िवादी योजनाओं को भर दिया ताकि उसकी शक्तियों पर अंकुश ना लगे। जो तीसरी ड्यूमा थी उसने इस संसद पर अपना कब्जा रखा और अपने जो नेता थे, रूढ़िवादी, जो परंपरागत नेता थे, जो पुरानी बातों को मानते थे, पुरानी रूढ़ियों को मानते थे, उन नेताओं को भर दिया ताकि उस पर कोई अंकुश ना लगे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया जो 1918 तक चला। इसमें 2 खेमों में केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन व रूस के बीच लड़ाई शुरू हुई, जिसका असर लगभग पूरे विश्व पर पड़ा। आगे चलते हैं। फरवरी क्रांति हुई, उसमें कारण, घटनाएं और प्रभाव क्या पड़े। तो प्रथम विश्व युद्ध को लंबा खींचना, इसका क्या कारण था? प्रथम विश्व युद्ध का लंबा खींचना, और उस कारण 22 फरवरी को फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई। रूस में ज़ारशाही का अंत, ये सारी घटनाएं फरवरी क्रांति में हुई। कारण क्या था, घटनाएं क्या थी और प्रभाव क्या हुआ। अगला पॉइंट है रासपुतीन का प्रभाव। 50 अन्य फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल पर चले गए और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो ये सारे इसके पॉइंट आते चले जा रहे हैं। असंख्य रूसी सैनिकों की मौत, ये सारे परिणाम है, कारण हैं। किस चीज़ के कारण हैं? फरवरी क्रांति के। पहले तात्कालिक कारण क्या हैं? ये सारे कारण हैं। उसके बाद असंख्य रूसी सैनिकों की मौत, सैनिकों का मनोबल गिरना, शरणार्थियों की समस्या, खाद्यान्नों की कमी, उद्योगों का बंद होना, ये सारे कारण हैं जिसके कारण फरवरी क्रांति हुई। अब है क्यों हुई फरवरी क्रांति, घटनाएं क्या हैं इसकी घटनाएं हैं 22 फरवरी को फैक्ट्री में तालाबंदी, 50 अन्य फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताली मजदूरों द्वारा सरकारी इमारतों का घेराव, राजा द्वारा कर्फ्यू लगाना, 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त करना राजा द्वारा, 27 फरवरी को प्रदर्शन कर्मियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। सिपाही एवं मजदूरों का संगठन सोवियत गठन, सिपाही और मजदूर दोनों मिल गए और उन्होंने सोवियत गठन नाम से अपना संगठन बना लिया और सैनिक कमांडर की सलाह पर जार का गद्दी छोड़ना। जब सिपाही और मजदूर इकट्ठे हो गए तो राजा को आखिरकार अपने जो कमांडर हैं, सैनिक कमांडर, उनकी सलाह पर गद्दी छोड़नी पड़ी। अब प्रभाव क्या हुए इस फरवरी क्रांति के? क्या प्रभाव हुए? रूस में ज़ारशाही का अंत हो गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ और अंतरिम सरकार में सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने शिरकत की। जो सोवियत सरकार थी जिसमें सिपाही और मजदूर थे, और ड्यूमा जो पहले के नेता चुने हुए थे, उन अंतरिम सरकार में दोनों मिल गए और उन्होंने बैठक करी सरकार बनाने के लिए रूस के अंदर। अब आगे चलते हैं। अप्रैल थीसिस क्या है? अप्रैल थीसिस क्या है? महान बोल्शेविक नेता लेनिन अप्रैल 1917 में रूस में लौटे। वो रूस में आए, उन्होंने 3 मांगे की जिन्हें अप्रैल थीसिस कहा गया। क्या मांग करी उन्होंने? पहली मांग करी उन्होंने युद्ध की समाप्ति होनी चाहिए, सारी ज़मीनें किसानों के हवाले कर दी जाएं और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है अप्रैल थीसिस क्या है, क्या मांग थी उसमें, तो युद्ध की समाप्ति की मांग की गई, सारी ज़मीनें किसानों के हवाले कर दी जाएं और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। उसके बाद अंतरिम सरकार और बोल्शेविक
बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता चला गया। बोल्शेविकों की अलग मांग थी, अंतरिम सरकार में जो लोग थे उनकी अलग मांग थी। अब क्या टकराव बढ़ गया उनका? 24 अक्टूबर 1917 का विद्रोह शुरू हो गया। ज़ार तो चला गया, ज़ार को तो हटा दिया गद्दी से, लेकिन उसके बाद भी आपस में लोगों के बीच टकराव बढ़ता चला गया, उनका विद्रोह शुरू हो गया और शाम ढलते ढलते पूरा पेट्रोग्राद शहर बोल्शेविकों के नियंत्रण में आ गया। इस तरह अक्टूबर क्रांति पूर्ण हुई। अक्टूबर क्रांति इस प्रकार पूरी हो गई। अब अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या बदला? निजी संपत्ति का खात्मा हो गया, बैंकों एवं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो गया और ज़मीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। जो ज़मीनें थी लोगों की, किसानों की, उसको सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। अभिजात्य वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक लग गई। जो बड़े बड़े अमीर लोग थे उनकी जो पदवियां थी उन पर रोक लगा दी गई। आगे से उनको पदवियां नहीं दी जाएंगी, उनको उपाधियां, डिग्रियां नहीं दी जाएंगी। रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। उसमें बहुत सारे अन्य दल थे, वो समाप्त हो गए, सिर्फ एक दलीय कम्युनिस्ट वाला देश वो बन गया। जीवन के हर एक क्षेत्र में सेंसरशिप लागू कर दी गई। कोई भी व्यक्ति बिना किसी परमिशन के कोई कार्य बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता। इस प्रकार सेंसरशिप लागू कर गई, सरकार के खिलाफ कुछ आवाज़ नहीं उठा सकता। और गृह युद्ध का आरंभ भी हो गया, यानी कि देश में ही युद्ध शुरू हो गया लोगों के अंदर आपस में। अब जो है गृह युद्ध क्या हुआ? गृह युद्ध क्रांति के बाद, रूसी क्रांति के बाद रूसी समाज में 3 मुख्य समूह बन गए। 3 हिस्सों में बट गया रूसी समाज। बोल्शेविक जिसे रेड्स कहा जाता है, सामाजिक क्रांतिकारी जिसे ग्रीन्स कहा जाता है और ज़ार समर्थक जिसे वाइट्स कहा जाता है। इनके मध्य गृह युद्ध शुरू हो गया। तीनों समाज या तीनों गुट बन गए, तीनों समूह बन गए देश के अंदर और उनका आपस में युद्ध शुरू हो गया। ग्रीन्स और वाइट्स को फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन से भी समर्थन मिलने लगा। ग्रीन और वाइट कौन सी? सामाजिक क्रांतिकारी और ज़ार समर्थक। इनको अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से समर्थन मिलने लगा क्योंकि ये समाजवादियों से सशंकित थे। इस प्रकार रूसी क्रांति हुई और रूसी क्रांति का प्रभाव हुआ और प्रभाव के बाद में ये सब उसमें परिवर्तन आए रूस के समाज में, जो कि 3 हिस्सों में बट गया और 3 हिस्से आपस में गृह युद्ध की स्थिति हो गई। तो ये पाठ आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब इसके आपको प्रश्न उत्तर कॉपी में भी करने हैं, उसको लिखना है और याद भी करना है। ये प्रश्न उत्तर आपके हैं सामने। इसके उत्तर, प्रश्न और उत्तर आपको सीधे सहायक सामग्री में दिए हुए हैं। आप इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद में इसको कॉपी में भी लिखेंगे। ये आपका हॉलीडे होमवर्क का काम है। ये आपकी 15 दिन की हॉलीडे होमवर्क चल रही हैं। इसमें आपको कॉपी में काम करना है और वो कॉपी आपकी चेक की जाएगी। हॉलीडे होमवर्क करने के बाद आपको कॉपी को देखा जाएगा। आप उस कॉपी में काम करिए और उसको ग्रुप में भेजिए, ठीक है। हर बच्चा कॉपी को करेगा, कॉपी में काम और ग्रुप में सेंड करेगा। उसी के आधार पे उसको नंबर दिए जाएंगे। अगर किसी बच्चे के पास सहायक सामग्री नहीं है तो वो स्कूल से आकर उसको ले सकता है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी बच्चों, इसको देखेंगे और इसको समझेंगे और क्वेश्चन आंसर को करेंगे। धन्यवाद।